Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the part 2 of the topic of adsorption. In part 1, we have studied these points, and in part 2, we are going to study these points. That what is adsorption, isotherm, then we shall study two isotherms, Freundlich isotherm and Langmuir isotherm, and then we shall see the adsorption of solutes from solutions. Adsorption isotherm. The adsorption of a gas on a solid adsorbent in a closed vessel is a reversible process. यानी किसी गैस का किसी सॉलिड एब्जॉर्बेंट के ऊपर एब्जॉर्ब होने का जो प्रोसेस है किसी क्लोज वेसल में, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पे ये एक कंटेनर है जिसमें कोई गैस क्लोज की हुई है और ये नीचे एक सॉलिड सब्सटेंस रखी हुई है जो एक एब्जॉर्बेंट के तौर पर काम करेगी, और गैस के वो मॉलिक्यूल जो इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो चुके हैं उनको रेड बॉल से ज़ाहिर किया गया है, और जो फ्री फॉर्म में वो ग्रीन बॉल से ज़ाहिर किए गए हैं। और इस वेसल के ऊपर हम प्रेशर को अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिस तरह ये एक इक्वेशन से ज़ाहिर किया गया है कि जो फ्री गैस है वो एड्जॉर्ब्ड गैस के साथ इक्विलिब्रियम में होती है, यानी वो गैस जो सॉलिड पर एड्जॉर्ब हो चुकी है वो अपनी फ्री गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है। जब आपने शुरू में यहाँ पे गैस क्लोज की है तो शुरू में तो ये अभी इतनी ज़्यादा एड्जॉर्ब नहीं हुई होगी और यहाँ पे एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, और कुछ वक्त के बाद यहाँ से कुछ गैस जो एड्जॉर्ब हो चुकी है ये फ्री फॉर्म में भी आना शुरू हो जाएगी, और इसको हम कहेंगे डिसॉर्प्शन। यानी गैस का यहाँ पे अटैच होना सॉलिड एड्जॉर्बेंट के ऊपर ये एड्जॉर्प्शन है, और जो गैस एड्जॉर्ब हो चुकी है उसका वापस फ्री फॉर्म में आना ये है डिसॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम बन जाता है कुछ वक्त के बाद। सो द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी इस सिस्टम पर जो प्रेशर यहाँ पे लगाया गया है और जिस टेम्परेचर पर इसको रखा गया है उस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि ये गैस यहाँ कितनी एड्जॉर्ब होगी और कितनी फ्री फॉर्म में रहेगी। लेकिन जिस भी टेम्परेचर पर और जिस भी प्रेशर पर ये सिस्टम रखा गया है उन कंडीशंस पर ये फ्री फॉर्म में जो गैस है और जो गैस एब्जॉर्ब हो चुकी है ये एक वक्त ऐसा आएगा कि उस पर ये इक्विलिब्रियम में होंगी। द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ अ गैस एंड इट्स अमाउंट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड एब्जॉर्बेंट एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। यानी ऐसी इक्वेशन या ऐसा रिलेशनशिप जो गैस की वो अमाउंट जो एड्जॉर्ब हो चुकी है एड्जॉर्बेंट पर एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी ऐसी इक्वेशन या ऐसा रिलेशनशिप जो इक्विलिब्रियम की हालत में गैस पर मौजूद प्रेशर और गैस की वो अमाउंट जो सॉलिड एड्जॉर्बेंट पर एड्जॉर्ब हो चुकी है, तो इन दोनों पैरामीटर्स के दरमियान जो इक्वेशन रिलेशनशिप को बताए उसको हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। और चूंकि इसका लफ्ज़ जो है ये आइसोथर्म है, तो आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी ये प्रोसेस सेम टेम्परेचर पर होगा। यानी इसमें हम टेम्परेचर को थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रखेंगे। इट मे बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन और ग्राफिकल कर्व, यानी या हम इसको ग्राफ की सूरत में भी ज़ाहिर कर सकते हैं या कोई इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। तो इस ग्राफ को या इस रिलेशनशिप को हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। यानी ये ऐसा रिलेशनशिप है जो गैस के प्रेशर और उसकी जो अमाउंट एड्जॉर्ब हो चुकी है उनके दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो गैस के प्रेशर और उसकी एड्जॉर्ब्ड अमाउंट के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करती है किसी खास टेम्परेचर पर। Freundlich adsorption isotherm. Freundlich proposed an empirical relation in the form of a mathematical equation. Freundlich ने एक empirical relation तजवीज़ किया एक इस mathematical equation की फॉर्म में कि W over M is equal to Kp raised to power 1 over N,
एम्पिरिकल रिलेशन वो होता है जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर बनाया जाता है, यानी उसकी डेरिवेशन की बजाय उसको बरह रास्त ऑब्जर्वेशन की मदद से उसको बनाते हैं। वेयर W इज द मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब ऑन ए मास m ऑफ एब्जॉर्बेंट, यानी ये कोई गैस है जिसका मास m है और ये एब्जॉर्बेंट है, यहाँ पर इसका मास m है, यानी ये एक गैस है जिसको हमने एक वेसल में क्लोज किया हुआ है और इस गैस का जो मास है उसको W से ज़ाहिर किया गया है और एब्जॉर्बेंट के मास को M से ज़ाहिर किया गया है और इस गैस के ऊपर जो प्रेशर है उसको P से ज़ाहिर किया गया है और इसके अंदर K और N जो हैं, ये K और N जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं और इनका इन्हिसार गैस की नेचर पर और एब्जॉर्बेंट की नेचर पर होता है और जिस टेम्परेचर पर इस सिस्टम को रखा गया है उसके ऊपर होता है। This relation is generally represented in the form of a curve obtained by plotting the mass of the gas adsorbed per unit mass of adsorbent against equilibrium pressure। यानी जब इनका आपस में इक्विलिब्रियम होता है उस वक्त जो प्रेशर होता है उस प्रेशर पर अगर हम W ओवर M और P के दरमियान अगर ग्राफ बनाएं तो ये एक इस तरह की कर्व हमें हासिल होती है। W ओवर M और प्रेशर के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह की एक कर्व आएगी और ये कर्व जो है ये या ये जो इक्वेशन है ये फ्राउनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाती है। अभी हमने ये इक्वेशन देखी और इस इक्वेशन को फ्राउनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। W ओवर M इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1 ओवर n। इसमें W जो है ये गैस का वो मास है जो एड्जॉर्ब हो जाता है और M जो है ये एड्जॉर्बेंट का मास है और P प्रेशर है गैस का और K और N जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं। अब इस इक्वेशन का अगर हम लॉग ले लें दोनों तरफ, यानी इसका लॉग ऑफ W ओवर M और इसका लॉग ऑफ K, चूँकि ये K और P मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए ये log ऑफ K प्लस पावर जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 ओवर n log ऑफ P। तो इस इक्वेशन का अगर हम दोनों तरफ log लें तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ जाती है, log ऑफ W ओवर M इज इक्वल टू log ऑफ K प्लस 1 ओवर n इंटू log ऑफ P। और ये इक्वेशन जो है इट इज़ सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें y और x जो हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, m और c जो हैं ये कांस्टेंट होते हैं। तो इस इक्वेशन में log ऑफ k जो है ये c के इक्विवेलेंट है और m जो है ये 1 ओवर n के इक्विवेलेंट है और x जो है ये p के इक्विवेलेंट है और y जो है ये w ओवर m के इक्विवेलेंट है। तो अगर हम इन वेरिएबल्स का यानी W ओवर M और P इनका ग्राफ बनाएं इस इक्वेशन के मुताबिक, यानी W ओवर M का लॉग ले लें और P का भी लॉग ले लें, तो लॉग ऑफ W ओवर M और लॉग ऑफ P इन दो वेरिएबल्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी, जिसका ये यहाँ पे जाहिर किया गया है। लॉग ऑफ W ओवर M, दिस इज लॉग ऑफ P along x-axis, log of W over M is along y-axis and then we get a straight line और इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है ये 1 ओवर n के इक्वल है और इसका जो इंटरसेप्ट है along y-axis वो log of k के इक्वल है। However, it is actually found that the plots were straight lines at low pressures while at higher pressure they showed a slight curvature, especially at low temperature. This indicated that Freundlich equation is approximate and does not apply to absorption of gases by solids at higher pressure. यानी गैसें जो हैं वो हायर प्रेशर पर इस लॉ से डेविएट कर जाती हैं। आप देखें यहाँ पर कि इधर लोअर प्रेशर है और इस तरफ प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो जब प्रेशर की वैल्यू जो हैं वो हायर लेवल पर हैं फिर ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं रही
बल्कि ये कर्व की फॉर्म में आई है। तो आइडियली तो ये चाहिए था कि ये स्ट्रेट लाइन आती, लेकिन यहाँ पर ये कर्व बन गई है, जिसका मतलब ये है कि ये जो फ्राउनलिश आइसोथर्म है, ये हायर प्रेशर पर गैसें इसको वे नहीं करती। और अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ का जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन के मुताबिक बनाएं, यानी हम लॉग ना लें बल्कि W/M और P के दरमियान हम ग्राफ बनाएं, तो फिर हमारे पास इस तरह एक कर्व आती है। यानी W/M को अलॉन्ग y एक्सिस ले लें और P की वैल्यूज़ को अलॉन्ग x एक्सिस ले लें, then we will get a curve like this one. Langmuir adsorption isotherm. Irving Langmuir 1916 derived a simple adsorption isotherm based on theoretical considerations. Langmuir ने 1916 में एक adsorption isotherm डिराइव किया और इसके लिए ये assumptions इसने बनाई। इन theoretical considerations की बुनियाद पर उसने एक simple adsorption isotherm डिराइव किया और assumptions ये हैं कि the layer of the gas adsorbed on the solid adsorbent is 1 molecule thick। यानी ये आइसोथर्म जो है ये किसी गैस की एड्जॉर्प्शन के बारे में है जो किसी सॉलिड एड्जॉर्बेंट पर होगी। यानी सॉलिड एड्जॉर्बेंट पर गैस एड्जॉर्ब होगी और इसकी जो लेयर बनेगी सॉलिड एड्जॉर्बेंट पर वो यूनिमॉलिक्यूलर होगी, यानी उसकी थिकनेस जो है वो एक मॉलिक्यूल के बराबर होगी। द एड्जॉर्ब्ड लेयर इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द एड्जॉर्बेंट। यानी ये जो लेयर बनेगी ये तमाम एड्जॉर्बेंट पर एक जैसी होगी, यानी यूनिमॉलिक्यूलर होगी और यकसा होगी। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स। यानी जो यहाँ मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हुए हैं वो आपस में उनकी कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, वो सिर्फ एड्जॉर्बेंट पर एड्जॉर्ब होंगे और आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे। तो ये सिस्टम यहाँ पे शो किया गया है जिसमें एक गैस जो है वो एक कंटेनर में क्लोज्ड है और एड्जॉर्बेंट भी सॉलिड यहाँ पे डाला हुआ है। तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर एड्जॉर्ब हो रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो यहाँ से वापस फ्री फॉर्म में भी जा रहे हैं, यानी डिसऑर्प्शन हो रही है उनकी। तो इस यानी यहाँ पर जो एड्जॉर्ब होते हैं ये एड्जॉर्प्शन है और जो वापस यहाँ से गैस फॉर्म में चले जाते हैं वो है डिसऑर्प्शन। जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे एड्जॉर्ब हो गए हैं और उन्होंने जो सरफेस यहाँ पे कवर कर ली है उस सरफेस को हमने थीटा का नाम दिया है और जो सरफेस अभी खाली है जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब नहीं हुए उसको हमने 1 माइनस थीटा का नाम दिया है। ये वो प्रपोर्शन है सरफेस की जो कवर हो चुकी है थीटा और सरफेस की वो प्रपोर्शन जो अभी खाली है जहाँ पर अभी गैस के मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब नहीं हुए, जो नेक्ड सरफेस है, उस प्रपोर्शन का नाम 1 माइनस थीटा रखा है हमने और टेम्परेचर को यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया है थ्रू आउट द प्रोसेस। इफ थीटा इज द फ्रैक्शन of the total surface covered by the adsorbed molecules, the fraction of the naked area is 1 minus theta. The rate of desorption is proportional to the covered surface theta. Therefore, RD is equal to KD theta. Desorption का मतलब है कि जो गैस यहाँ पे एड्जॉर्ब हुई है वो वापस फ्री फॉर्म में जा रही है। तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन जो है ये प्रोपोर्शनल होगा इस अमाउंट के, जो अमाउंट यहाँ पर एड्जॉर्ब हो चुकी है, ये जितनी ज़्यादा एड्जॉर्ब हो चुकी होगी उतनी ही फिर वो ज़्यादा फ्री फॉर्म में जाने के काबिल होगी। अगर यहाँ पर एड्जॉर्ब भी नहीं हुई है तो फिर उसने डिसऑर्ब क्या होना है। तो इसलिए डिसऑर्प्शन का इन्हिसार जो है वो इस कवर्ड एरिया के ऊपर है, यानी एड्जॉर्बेंट का जो एरिया कवर्ड हो चुका है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी डिसऑर्प्शन ज़्यादा होगी और आर डी जो है ये है रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। तो आर डी जो है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितनी कवर्ड सरफेस ज़्यादा होगी उतना
रेट ऑफ डिसऑर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए आर डी जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और जब उसको हम इक्वल करेंगे तो फिर यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे जिसका नाम हमने रखा है के डी। तो के डी इज द रेट कांस्टेंट फॉर डिसऑर्प्शन प्रोसेस। तो ये तो बात हो गई डिसऑर्प्शन की। और एड्सॉर्प्शन की इक्वेशन जो है वो इस तरह बनेगी कि जितना ये नेक्ड एरिया जो है ये ज़्यादा होगा, यानी खाली एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी एड्सॉर्प्शन हो सकेगी। तो अगर खाली एरिया नहीं है तो फिर ज़ाहिर एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। तो जितना एरिया खाली यहाँ पे ज़्यादा होगा उतनी एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। दूसरा ये है कि जितना प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा गैस का उतनी ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे प्रेशर ही नहीं है तो फिर गैस यहाँ पे एड्सॉर्ब कम होगी। अगर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा तादाद में यहाँ पर टकराएंगे सरफेस के ऊपर और उनके एड्सॉर्ब होने की रेशो उतनी ज़्यादा होगी। अगर आर ए जो है ये रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है और 1 माइनस थीटा जो है ये वो खाली एरिया की प्रोपोर्शन है, तो आर ए जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 माइनस थीटा के, और आर ए जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गैस के प्रेशर के। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के बराबर का साइन लगाएंगे तो फिर हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसका नाम हमने के ए रखा है, वेयर के ए इज द रेट कांस्टेंट फॉर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। तो ये इक्वेशन जो है ये डिसऑर्प्शन को ज़ाहिर कर रही है और ये इक्वेशन ज़ाहिर कर रही है एड्सॉर्प्शन को। आर डी इज इक्वल टू के डी थीटा, ये इक्वेशन जो है ये रेट ऑफ डिसऑर्प्शन को ज़ाहिर कर रही है, यानी जो गैस एड्सॉर्ब हो चुकी है उसका फ्री फॉर्म में होने का जो रेट है वो है रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। और ये इक्वेशन जो है ये रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को ज़ाहिर कर रही है, यानी जो फ्री गैस है ये एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होने का जो रेट है वो है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो जब इन दोनों हालतों में इक्विलिब्रियम कायम होगा तो उस वक्त ये दोनों रेट आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। तो हम फिर इन दोनों रेट्स को यहाँ पे इक्वल में लिख सकते हैं कि के डी थीटा इज इक्वल टू के ए इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी। तो थीटा को एक साइड पर रख लें, तो थीटा इज इक्वल टू के ए पी डिवाइड बाई के ए प्लस के ए पी। इसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन बचती है कि थीटा इज इक्वल टू के पी ओवर 1 प्लस के पी। ये जो स्मॉल के ए है ये रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की कांस्टेंट है, और स्मॉल के डी जो है ये वाली कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट फॉर डिसऑर्प्शन। के ए इज द कांस्टेंट फॉर एड्सॉर्प्शन, और कैपिटल के जो है ये के ए ओवर के डी के बराबर है, वेयर कैपिटल के where K is the equilibrium constant and is referred to as adsorption coefficient. The amount of the gas adsorbed per gram of the adsorbent X is proportional to theta. हमने पीछे पढ़ा था कि थीटा वो एरिया है जहाँ पर गैस एड्सॉर्ब हो चुकी है, यानी कवर्ड एरिया जो है जो गैस ने कवर कर लिया है उसका नाम हमने थीटा रखा था। तो थीटा जितना ज़्यादा होगा ज़ाहिर है उतनी ज़्यादा अमाउंट वहाँ पर एड्सॉर्ब हो चुकी होगी, इसलिए जितनी अमाउंट एड्सॉर्ब हुई है पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसलिए हम थीटा की जगह पर x लिख सकते हैं। सो x इज़ प्रोपोर्शनल टू के पी ओवर 1 प्लस के पी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने पर यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे, तो x इज इक्वल टू के प्राइम के पी ओवर प्लस के पी। ये के प्राइम जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। So this equation number 1 gives the relation between
the amount of gas adsorbed to the pressure of the gas at constant temperature and is known as Langmuir adsorption isotherm. So इस equation का नाम है Langmuir adsorption isotherm. In order to test the Langmuir isotherm, equation 1 is rearranged so that we get, इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी p over x is equal to 1 over k prime plus 1 over k double prime. Equation number 2, where k double prime constant is equal to k prime over k. This equation 2 is similar to an equation for a straight line. Thus, if p over x is plotted against p, we should get a straight line with slope 1 over k double prime and the intercept 1 over k prime. It was found in most cases that the actual curves were straight lines. Thus, Langmuir isotherm stood verified. यानी ये इक्वेशन जो है p over x is equal to 1 over k prime plus p over k double prime, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्विवेलेंट है, जो हमने पीछे भी पढ़ी है कि y is equal to mx plus c जो है ये उसके इक्विवेलेंट है, और y p over x के इक्वल है, और 1 over k प्राइम जो है ये कांस्टेंट के बराबर है, और इसमें p जो है ये x के इक्विवेलेंट है, और ये 1 over k डबल प्राइम जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो m के इक्विवेलेंट होगा. अगर हम p over x और p के दरमियान ग्राफ ड्रा करें जो कि वेरिएबल्स हैं, p over x जो है ये y के इक्वल है और p ये x के इक्वल होगा, तो p को अलॉन्ग x एक्सिस ले लें, p over x को अलॉन्ग y एक्सिस ले लें, तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आएगा. एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसमें y का जो इंटरसेप्ट है ये 1 over k प्राइम के बराबर होगा, और इस लाइन का जो स्लोप है ये 1 over k डबल प्राइम के बराबर होगा. यानी स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 1 over k डबल प्राइम, यानी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है ये 1 over k डबल प्राइम के इक्वल होगी, और y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है ये 1 over k प्राइम के बराबर होगा. और जब ये स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाएगी किसी भी सिस्टम के हवाले से, तो Langmuir isotherm वेरीफाई हो जाएगा. Langmuir isotherm holds at low pressures but fails at high pressure. यानी गैसें जो हैं ये लो प्रेशर पर Langmuir isotherm को फॉलो करती हैं, लेकिन हाई प्रेशर पर Langmuir isotherm को फॉलो नहीं करती. तो ये इक्वेशन अभी हमने देखी है कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है. इफ द प्रेशर P इज़ वेरी लो, अगर इसमें प्रेशर P जो है ये बहुत लो हो, दैट इज अप्रोचेस टू ज़ीरो, देन P over K डबल प्राइम की जो वैल्यू होगी बहुत ही कम आएगी. यानी अगर आप कभी ऊपर वाला नॉमिनेटर जो है वो बहुत छोटा रखें और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो, तो ओवरऑल इसका जवाब जो है वो इशारिये में आता है और बहुत लो वैल्यू आती है. इसलिए अगर प्रेशर बहुत लो होगा तो P over K डबल प्राइम की जो वैल्यू होगी वो नेग्लिजिबल होगी, तो उस केस में हम P over K डबल प्राइम को इग्नोर कर सकते हैं, और जो आइसोथर्म है उसकी फाइनली ये शेप बन जाएगी कि x इज इक्वल टू K प्राइम इंटू P, यानी एट लो प्रेशर. If the pressure is very high, the factor 1 over K prime may be ignored and the isotherm becomes x is equal to K double prime. जब P की वैल्यू बड़ी होगी तो फिर ये P over x की वैल्यू भी बड़ी आएगी, क्योंकि नॉमिनेटर में जब फैक्टर बड़ा होता है तो उसका आंसर भी बड़ा ही आता है. इसी तरह ये वाला फैक्टर भी बड़ा आएगा P over K डबल प्राइम, यानी P की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है और यानी नॉमिनेटर की वैल्यू बड़ी है तो इस पूरे का जवाब जो है वो बड़ा आएगा. यानी ये वैल्यू भी बड़ी होगी, ये वैल्यू भी बड़ी होगी, और 1 over K प्राइम की वैल्यू जो है इनके मुकाबले में बहुत कम होगी, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं 1 over K प्राइम को. लिहाजा इस केस में फिर P over X विल बी इक्वल टू P over K डबल प्राइम,
तो P जो है ये P से कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये बच जाएगा x इज इक्वल टू के डबल प्राइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो प्रेशर पर x जो है इट इज इक्वल टू k प्राइम इंटू पी, and hence at low pressures the amount of gas absorbed is directly proportional to pressure, यानी k तो जो है ये कांस्टेंट है, इसलिए x is directly proportional to pressure, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब होगी इस गैस की। लेकिन एट हाई प्रेशर x की यानी गैस की जो अमाउंट एब्जॉर्ब होगी इसकी वैल्यू जो है ये इस कांस्टेंट के इक्वल होगी, के डबल प्राइम के बराबर। यानी एट हाई प्रेशर द मास एब्जॉर्ब्ड रीचेज ए कांस्टेंट वैल्यू के डबल प्राइम व्हेन द एब्जॉर्बेंट सरफेस इज कम्प्लीटली कवर्ड विद ए यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्बेंट की जो सरफेस है वो मुकम्मल तौर पर अब कवर हो चुकी है, मज़ीद अब गुंजाइश नहीं है कि और गैस के मालिक्यूल एब्जॉर्ब हो सकें, क्योंकि प्रेशर हाई किया हुआ है। तो हाई प्रेशर पर जितनी वहाँ पे कैपेसिटी थी एब्जॉर्ब होने की वो उतनी एब्जॉर्प्शन वहाँ पे हो चुकी होगी, इसलिए अब मज़ीद गैस एब्जॉर्ब नहीं होगी और के बराबर उसकी वैल्यू हो जाएगी और मज़ीद प्रेशर बढ़ाने से गैस एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन लैंगम्योर एंड फ्रॉन्डलिच आइसोथर्म्स। ये इक्वेशन जो है ये लैंगम्योर आइसोथर्म को शो कर रही है और ये इक्वेशन फ्रॉन्डलिच आइसोथर्म को शो कर रही है। लैंगम्योर मॉडल was a theoretical construct while the Freundlich isotherm is empirical, यानी ये empirical values पर इसका इन्हिसार है और लैंगम्योर मॉडल जो है वो theoretically कैलकुलेट किया गया है। In the Langmuir model, it is assumed that at a maximum coverage there is only a monomolecular layer on the surface, यानी एब्जॉर्बेंट की सरफेस पर गैस के मालिक्यूल जो हैं वो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाते हैं, ये वहाँ पे assumption है। This means that there is no stacking of adsorbed molecules, यानी डबल लेयर या वहाँ पे स्टैकिंग नहीं हो रही मालिक्यूलों की, जबकि फ्रॉन्डलिच आइसोथर्म does not have these restrictions। इस तरह की रेस्ट्रिक्शन इस फ्रॉन्डलिच आइसोथर्म में नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशंस। जितनी हमने पीछे डिस्कशन की है वो सारी गैसों के हवाले से की है कि किस तरीके से गैसें एब्जॉर्बेंट्स पर एब्जॉर्ब होती हैं और उन पर किस तरह आइसोथर्म्स को हम अप्लाई करते हैं। और जो आइसोथर्म हमने दो पढ़े हैं वो प्योरली यानी गैसों के हवाले से पढ़े हैं। अब अगर हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हों जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट मौजूद हों और ऐसे सॉल्यूशंस में अगर हम एब्जॉर्बेंट डाल दें तो जिस तरह गैसें एब्जॉर्बेंट्स पर एब्जॉर्ब होती हैं इस तरह ये सोल्यूट्स भी एब्जॉर्बेंट्स पर एब्जॉर्ब हो सकते हैं और वही आइसोथर्म जो गैसों के हवाले से हमने पढ़े हैं वो बिल्कुल इन पर भी अप्लाई हो सकते हैं। So porous or finely divided solids can absorb dissolved solutes from solutions, यानी जो एब्जॉर्बेंट्स हैं सॉलिड जिनको फाइन पाउडर की शक्ल में बनाया गया हो, क्योंकि जितना ज़्यादा बारीक पाउडर होगा पार्टिकल साइज जितना कम होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, या सॉलिड जो है वो पोरस हों तो उस तरीके से भी उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इस तरह के जो सॉलिड्स हैं ये सॉल्यूशंस में जब इनको डाला जाए तो ये बड़ा अच्छा एब्जॉर्बेंट के तौर पे काम करते हैं और सॉल्यूशन में मौजूद हलशुदा जो सॉल्यूट्स हैं वो इनके ऊपर एब्जॉर्ब हो सकते हैं और उन पर ये आइसोथर्म हम अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल एक सॉलिड एब्जॉर्बेंट है, बड़ा कॉमन और यूनिवर्सल एब्जॉर्बेंट है। इट इज़ यूज्ड टू रिमूव colored impurities and dye stuff from solutions। सॉल्यूशंस के अंदर अगर हलशुदा डाइज मौजूद हों
या इम्प्योरिटीज़ जो हैं ये कलर्ड मौजूद हों, तो हम एक्टिवेटेड चारकोल को डालकर वहाँ से इन हलशुदा इम्प्योरिटीज़ को वहाँ से निकाल सकते हैं। यानी ये जो डिज़ॉल्व्ड कलर्ड कंपाउंड हैं ये चारकोल के ऊपर एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे और बाद में उस चारकोल को फिल्टर हम कर सकते हैं और फिल्ट्रेट जो है वो फ्री ऑफ colored impurities होगा. When a solution of acetic acid is shaken with activated charcoal, part of the acid is removed by adsorption and concentration of solution is decreased. अगर आप एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में एक्टिवेटेड चारकोल को डाल दें और सोल्यूशन की मोलैरिटी आपको मालूम हो, उसको शेक करें और शेक करने के बाद आप दोबारा उस सोल्यूशन की मोलैरिटी मालूम करें तो पता चलेगा कि सोल्यूशन की मोलैरिटी अब कम हो चुकी है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। तो वो एसिटिक एसिड की वो मिकदार कहाँ चली गई, वो एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो चुकी है। इस बात से ये साबित होता है कि जो सॉलिड एब्जॉर्बेंट्स हैं ये सोल्यूट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने ऊपर। तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं ये चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो गए और सोल्यूशन में एसिटिक एसिड की मिकदार कम हो गई। तो इसलिए एसिटिक एसिड की मोलैरिटी या एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कम हो गई। Adsorption from solution generally follows the same principles as laid down for adsorption of gases by solids and is subject to the same factors. जो यानी पीछे हमने डिस्कशन की है तमाम वही फैक्टर ये वाली एब्जॉर्प्शन भी फॉलो करती है। Some adsorbents specifically adsorb certain solutes more effectively than others. यानी अगर किसी सोल्यूशन में मुख्तलिफ़ किस्मों के सोल्यूट मौजूद हों और उनमें आप कोई एड्जॉर्बेंट वहाँ डाल दें तो वो एड्जॉर्बेंट जो है वो स्पेसिफिकली चंद सोल्यूट्स को यानी प्रेफरेबली एब्जॉर्ब कर सकता है और दूसरों को कम एब्जॉर्ब कर सकता है। इस तरीके से हम किसी स्पेसिफिक सोल्यूट को दूसरे हलशुदा सोल्यूट से अलग कर सकते हैं। An increase of temperature decreases the extent of adsorption. टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूट्स की एड्जॉर्प्शन जो है एड्जॉर्बेंट्स पर कम हो जाती है। An increase in surface area increases the extent of adsorption. तो जिस तरह गैसों के केस में था इसी तरह लिक्विड्स में भी ऐसे ही है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। Adsorption of solutes also involve the establishment of an equilibrium between the amount adsorbed and the concentration of solute in solution. तो जिस तरह गैसें जो हैं ये इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, यानी डिसॉल्व्ड गैस और एड्सॉर्ब्ड गैस जो है ये इक्विलिब्रियम में होती है, तो इसी तरह सॉल्यूशन में भी ऐसे ही है। सॉल्यूशन में भी शुरू में एड्सॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी और एक वक्त गुजरने के बाद इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, यानी जो एब्जॉर्ब सोल्यूट्स हैं वो हलशुदा सोल्यूट्स के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे और मज़ीद एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो ये सारे प्रिंसिपल्स तकरीबन वही हैं जो गैसें फॉलो करती हैं और यही प्रिंसिपल ये सॉल्यूशंस में फॉलो होते हैं और सोल्यूट्स भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके एड्जॉर्बेंट्स पर अपनी एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। Freundlich isotherm using concentration instead of pressure is obeyed by adsorption from solutions. ये इक्वेशन हमने गैसों के बारे से पढ़ी थी फ्राउंडिश आइसोथर्म की, जिसमें P जो है ये पार्शियल प्रेशर को शो करता है। तो जिस तरह सॉल्यूशंस में हम मोलैरिटी की कंसंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो गैसों की जो कंसंट्रेशन है वो उनके पार्शियल प्रेशर के हवाले से बयान की जाती है। तो इसलिए इस इक्वेशन में पार्शियल प्रेशर को यूज़ किया गया है और अगर हम इसी इक्वेशन को सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई करें तो फिर हम इस P की जगह पर कंसंट्रेशन का लफ्ज़ या कंसंट्रेशन की टर्म इस्तेमाल करेंगे जो कि मोलैरिटी में होगी। Where W is the mass of solute adsorbed on mass M
ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट के m मास के ऊपर सल्यूट की जो मिकदार एड्जॉर्ब हुई है उसको w से इंडिकेट किया गया है और एड्जॉर्बेंट के मास को m से इंडिकेट किया गया है। और सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है यानी सल्यूट की मिकदार सोल्यूशन की ख़ास मिकदार में जो है उसको C से ज़ाहिर किया गया है और ये मोलैरिटी में आमतौर पे ली जाती है। और K और N जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं। तो इसी इक्वेशन को अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ इसका लॉग ले लें तो log ऑफ W ओवर M इज इक्वल टू log ऑफ K प्लस 1 ओवर N log ऑफ C, यानी P की बजाय यहाँ पे हम C लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन जो है ये हमें हासिल होगी सॉल्यूशन के हवाले से। और इसी इक्वेशन को हमने पीछे पढ़ा है गैसों के हवाले से, जहाँ पे C की जगह पर हमने P लिखा था वहाँ पे। This implies that a plot of log of W over M against log of C should be a straight line। ये इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्विवेलेंट है, जिसमें ये फैक्टर y के इक्वल है और ये फैक्टर कांस्टेंट के इक्वल है और log of C जो है ये x के इक्विवेलेंट है और 1 over n जो है ये कांस्टेंट है। The validity of Freundlich isotherm has been tested by plotting the experimental values of log of W over M versus log of C determined for adsorption of acetic acid on charcoal at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पर एसिटिक एसिड की जो एब्जॉर्प्शन है चारकोल पर, उसकी वैल्यूज़ लेकर ये फ्राउनलिच आइसोथर्म उसके ऊपर जब अप्लाई किया गया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल हुई। और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये log ऑफ W ओवर M को प्लाट किया गया log ऑफ C के अगेंस्ट। तो log ऑफ C जो है इन कंसंट्रेशन का जो log है ये अलॉन्ग एक्सेस लिया गया और वाई एक्सेस के अलॉन्ग हमने log ऑफ W ओवर M को रखा, तो एक स्ट्रेट लाइन हासिल हुई। तो इस स्ट्रेट लाइन में 1 ओवर n जो है ये स्लोप के इक्वल है, इट इज इक्वल टू द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस जो है ये log ऑफ k के बराबर है। तो इस तरीके से जो आइसोथर्म्स हैं जो गैसों के हवाले से हमने पढ़े हैं, उन्हीं आइसोथर्म्स को हम सॉल्यूशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एड्जॉर्प्शन के टॉपिक का पार्ट 2 मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी और अगर कोई मुश्किल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप ज़रूर अपने सवालात कमेंट सेक्शन में दें ताकि उनका जवाब दिया जा सके और आपको अच्छी तरह इस टॉपिक की समझ आ सके। इस टॉपिक का जो पार्ट 1 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी सुनें और समझें और जो आपके सवाल हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि उनकी वजाहत की जा सके और आपको अच्छी तरह टॉपिक की समझ आ सके। अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं।